हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन ट्रैक टू सक्सेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आज पॉलिटी का ही जो है मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए थे, जिसमें अनुसूचियाँ मैंने पढ़ाई थी, अनुसूची पार्ट फर्स्ट और अनुसूची पार्ट सेकंड। आज देखेंगे हम लोग प्रस्तावना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज डेट क्या है। आज है 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 22 है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को ऐसी एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। और हमारे जो अंदर का जो देशभक्ति थी, वैसे भी उस टाइम सभी के अंदर थी, लेकिन जो एक बच्चा कोने का रह भी रहा होगा तो उसके अंदर भी वो देशभक्ति जग गई थी उस टाइम पे, जब जनरल डायर ने पूरी सभा में बैसाखी के दिन गोलियां चलवाई थी। निहत्थे लोग मारे गए थे, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी मारे गए थे। और वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश में एक आग फैला दी थी। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक तरीके से सिहर गया था। वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। इसी के बाद से देखा गया कि जो आंदोलन की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी मात्रा से बढ़ गईं। उसके बाद ही असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बहुत से आंदोलन उसके बाद, क्योंकि पूरा देश में एक गुस्सा था और इस गुस्से ने जो है एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया था उस टाइम पे। तो ये हमारे देश का एक कह सकते हैं कि एक काला अध्याय भी है जो अंग्रेजों ने लिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और इतिहास की यही एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत कुछ सिखा के जाती है। इतिहास ही इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं ना, तो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक एक घटना ऐसे लगता है कि जैसे हमारे देश के साथ नहीं, हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे, और बहुत ही इमोशनल कर देती है। हालांकि इतिहास को लोग बोरिंग इसलिए बताते हैं कि कुछ फैक्ट है जो याद करने पड़ते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिस व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। हर व्यक्ति को अपना इतिहास पता होना चाहिए, ठीक है? तभी वो देश और तभी वो व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकता है। चलिए देखते हैं प्रियम्बल, क्योंकि मैंने बताया था पॉलिटी में 2-3 पार्ट बहुत मेन होते हैं, जैसे प्रियम्बल और अनुसूची पार्ट, यानी जो अनुसूचियां हैं, प्रस्तावना, अनुसूचियां, और जो 22 भाग हैं इसके अंदर अनुच्छेद तो इम्पॉर्टेंट है, बट जो प्रस्तावना से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आज बताऊंगा कैसे हैं। और अनुसूची में आपको बता ही चुका हूँ, उससे जैसे भी क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जरूर पूछा जाता है। और पार्ट वो मैं आगे अभी शेयर करूँगा। लेकिन जो ये प्रियम्बल है क्या, पहले तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ है ये प्रियम्बल। जैसे कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उससे पहले एक ट्रेलर आता है, टीज़र आता है, ट्रेलर आता है। तो बेसिकली वो ये बताता है कि कि क्या होने वाला है इसके अंदर, ठीक है? कि मूवी कैसी लगेगी आपको, वो मूवी आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, आपको वो मूवी घर पे देखनी चाहिए या फिर थिएटर में जाके देखनी चाहिए, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है ट्रेलर पे। वैसे ही ये हमारा है प्रियम्बल, जिसको सबसे पहले नाम दिया गया था उद्देशिका। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब इस उद्देश्य प्रस्ताविका को पढ़ा, तो इसे उद्देश्य प्रस्ताविका कहा गया था कि इसको लेकर के हम एक संविधान बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे संविधान में। ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके आधार पे हम जो भी संविधान के अंदर जो भी कानून या जो भी बनाएंगे, वो इसको बेस बनाकर रखते हुए हम आगे लिखा जाएगा। इसलिए जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946, और उसके बाद जब अगले साल 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, ठीक है, एज ए प्रियम्बल। तो ये देखते पहले है क्या उसमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रेम्बल याद होनी चाहिए, ज़रूर याद होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कि आप एक भारतीय हैं, आप एक हिंदुस्तानी हैं, और आपको अगर ये याद नहीं है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है अभी तक।
इसको आपको याद ही करना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और वैसे भी एक पता होना चाहिए कि आपके संविधान में क्या दिया है। और मैंने बताया था कि संविधान जिसको नहीं आता उसको बहुत कुछ नहीं आता है, उसको संविधान समझने की ज़रूरत है। अगर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है तो संविधान बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम भारत के लोग, ठीक है, तो पहले यहीं से पूछता है कि इंग्लिश में इसको लिखा गया है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, या यहाँ से भी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो संविधान है वहाँ पे पीपल ही मतलब जनता, जनता जनार्दन बोली जाती है, जनता ही महत्व है, सब जनता समान और सबका समानता के भाव से देखा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा आपका कि हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, तो वहाँ पे जनता समान रहेगी। भारत को एक, भारत नाम आया है, कई बार पूछता है कि संविधान में भारत को किस नाम से दिया गया है, हिंदुस्तान नाम से लिखा गया है, भारत नाम से लिखा गया है, या इंडिया नाम से लिखा गया है। तो जब संविधान इंग्लिश में, चूँकि जो मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, तो उसमें लिखा गया था कि इंडिया दैट इज़ भारत आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो भारत है वो एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत को वहाँ पे इंडिया और भारत दो नाम से लिखा गया है संविधान में। को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व मतलब अपना प्रभुत्व खुद होगा देश का, ठीक है, संपन्न, समाजवादी व्यवस्था होगी, पंथनिरपेक्ष मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, जो भारत का है वो कोई धर्म नहीं। हालांकि हम सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक स्टेट है कि हम अपना प्रतिनिधित्व करने वाला खुद जनता चुनती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस तरीके से। जो गणराज्य जो अपने जो निर्णय है वो खुद लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसको बोलते हैं बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब यहाँ से आपको कई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व से पूछेगा, समाजवादी से पूछेगा, पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ है ये पूछेगा, लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है, गणराज्य का क्या अर्थ है, ठीक है। चूँकि इसमें जो है इस लाइन में कुछ शब्द बाद में जोड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया गया, जैसे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये दो शब्द ऊपर, और एक अखंडता, ये अखंडता, ये तीन शब्द मूल प्रस्तावना जो थी उसमें नहीं थे, ठीक है। ये जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये इस प्रस्तावना का सबसे सुपरहिट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पूछना होगा, यही तुरंत जो है आपसे पूछ लेगा कि वो कौन से तीन शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए, या ऐसे पूछ लेगा कि जो है ये जो क्रम है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्रम सजाइए, इधर उधर दे देगा, एक नया वर्ड दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ के देखेंगे तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इसमें कितने प्रकार के संविधान में न्याय दिए गए हैं, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन न्याय की बात करी गई है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता कितने प्रकार की, 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की क्षमता है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछेगा कि न्याय कितने प्रकार का है, 3, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5, समता कितने प्रकार की है, 2, ठीक है। प्राप्त करने के तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब बंधुता कितने प्रकार की है, वो एक ही प्रकार की है, ये पूरा सेंटेंस है, तो बंधुता एक प्रकार की है, ठीक है। न्याय 3 प्रकार के हो गए, स्वतंत्रता 5 और समता 2 और बंधुता 1 प्रकार की, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर प्रस्तावना आपको याद है ना, तो आपको प्रस्तावना से डरने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब हो जाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। बढ़ाने के लिए, ठीक है, संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, कहेगा कि संविधान के अकॉर्डिंग कब संविधान जो प्रस्तावना है उसके अकॉर्डिंग कब संविधान अंगीकृत किया गया था, क्योंकि नीचे लिखा है ना, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1949 की जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन संविधान बनके हमारा तैयार हो गया था और इसीलिए उस दिन इसको आत्मार्पित कर लिया गया था। लेकिन हाँ, इसके कुछ आर्टिकल्स थे इस दिन लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरा संविधान जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था।
तो आपने देखा कि ये इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे, और किस तरीके से ये है, इसमें हर एक चीज़ का दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको राजनीतिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, तो ये एक तरीके से कहा गया था ना कि एक उद्देश्य है, इसको लेकर संविधान हमारा निर्माण किया जाएगा। तो इस उद्देश्य को लेकर ही हमारा जो है पूरा संविधान निश्चित किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इतनी स्वतंत्रताएं आपके पास हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आपको अवसर और प्रतिष्ठा सब समान रूप से मिलेगा, ठीक है। और ये बंधुता है, और ये है, ठीक है। तो आपने देखा कि आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा वर्डिक्ट, मतलब ऐसा कोई केस आ जाता है जिसमें, क्योंकि बहुत सी एक इसमें लिखा गया जो संविधान बनाया गया उसमें सबने बैठ के लिखा ही तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऐसा केस आ जाता है जो उस संविधान के आर्टिकलों में भी नहीं होता है या कानूनों में नहीं होता है, तब हम इसको इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में रख के इसको देखते हुए हम उसको वर्डिक्ट देते हैं, उसका जो फैसला करते हैं। तो ये हमारे लिए ये संविधान की जान है, संविधान की आत्मा है। इसको कई लोगों ने संविधान की आत्मा भी कहा है, इसको कुंजी भी कहा है, कुछ लोगों ने इसको महल की आधारशिला भी कहा है, ठीक है। वो हम आगे अभी स्लाइड में लिख देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। बट प्रस्तावना से अगर आपको क्वेश्चन को पूछे जाएंगे तो वो यही है, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये आपको याद करनी होगी और ये पसंद भी आया होगा। तो अभी थोड़ा सा पार्ट बचा है जिसमें कौन किसने क्या कहा है वो मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया अभी कि जो फर्स्ट टाइम ये जो उद्देश्य प्रस्ताविका पढ़ी गई थी तो वो डेट थी 13 दिसंबर 1946। बट जिस दिन इसे एक्सेप्ट किया गया वो दिन था 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो ये वो डेट याद रखें कि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पढ़ा था। ये अमेरिका से प्रभावित है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू ने इसको संविधान सभा में खड़े होकर पढ़ा था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया था। 13 दिसंबर ये तीसरी बैठक थी, क्योंकि पहली बैठक आपको पता ही होगा 9 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। तो और तीसरी बैठक इस दिन होती है, ठीक है। आइए मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो लिख दूंगा मैं आगे। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। जो संविधान की प्रकृति है ना वो न्याय योग्य नहीं है। जैसे हम किसी चीज़ के लिए कोर्ट जा सकते हैं तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रकृति इसकी न्याय योग्य नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसके जब संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, लेकिन उससे पहले ये काफ़ी विवाद में रहा कि इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संशोधन हम सिर्फ संविधान में कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल को कुछ लोग कहते हैं कि ये संविधान का भाग है ही नहीं, तो इसमें संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान का भाग है, इसे संशोधन कर सकते हैं। तो पहले एक मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आया तो उसमें बताया कि संविधान का भाग है। फिर बेरूबारी केस जो आया 1960 में, उसमें बताया कि ये भाग है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए संविधान संशोधन प्रियम्बल में नहीं कर सकते हैं। बाकी आप संविधान में करिए बट प्रस्तावना में नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 ये वाला जो आया, ये वर्डिक्ट जो था, इसने बताया कि भाग है, ये जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और यहीं पे एक निकल के आया था मूल ढांचा। कहा आप कर तो सकते हैं बट जो संविधान प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते कि उसका मूल ढांचा ही बदल जाए, कि जो हमारा किसी भी व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, पता चले उस प्रकृति को ही आप चेंज कर दो, उतना बदलाव कर दो उसके अंदर, तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती यही था, इसमें सबसे ज़्यादा अभी तक जो है जज बैठे थे, ठीक है। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 13 जज बैठे थे। उसके बाद से ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें इतने ज़्यादा एक साथ जज बैठे हों, ठीक है। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 वाला जो था, इसमें आया निकल के मूल ढांचा और बताया कि आप संशोधन कर सकते हैं, संविधान का भाग है। फिर आया एक केस आता है गोरखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, इसमें बताया 1968 का, ये इसमें बताता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की मूल आत्मा है, इस केस में था कि जो प्रस्तावना रहेगा उसी के आधार पे सब कुछ डिसाइड होगा और वो उसकी मूल आत्मा है। और इस केस से कि आप उसमें चेंज करेंगे बट इतना चेंज नहीं करेंगे कि उसकी
प्रकृति चेंज करके उसको बदल दें, ठीक है। इसलिए इसमें 3 शब्द जोड़े भी गए थे, लेकिन उससे उसका स्वरूप नहीं बदलता है, ठीक है। और कुछ कहा है, जैसे के मुंशी ने कहा है कि जो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि आपको जो टर्म याद रखें, जैसे जन्म कुंडली, मुंशी लोग क्या करते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, राजनीतिक पत्री देखते हैं। तो उनका स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे है कि जो है जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का जो लोकतंत्रात्मक राज्य है उसका एक जन्म कुंडली है या राजनीतिक जन्म पत्री है, इस तरीके से उन्होंने कहा है। जो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि प्रस्तावना जो है एक पवित्र दस्तावेज है, लेकिन इन्होंने जिसको आत्मा बोला है वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में, उसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। बाकी माना जाता है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। और जैसे इन्होंने भी कहा है, सुभाष कश्यप ने जो कहा है कि शरीर, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, अगर संविधान अगर भवन है तो प्रस्तावना उसकी आधारशिला है, ठीक है। तो सब लोग मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो आर्टिकल 32 है ये जो है संविधान का आत्मा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आपके जो अधिकार हैं, जैसे जो आपका भाग 3 है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। आपका कोई अधिकार हनन होता है तो आप कोर्ट जाते हैं इन्हीं अधिकारों की वजह से, जो आपको आर्टिकल 32 से 35 तक दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई आपके अधिकारों को कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, आपके अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट जाएंगे किस बेसिस पे? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। आपके अधिकार हालांकि इसमें दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों का अगर पालन नहीं हो रहा है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट जाएंगे किसके बदौलत? आर्टिकल 32 के बदौलत। इसके बदौलत ही आप जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की आत्मा है। अगर ये ख़त्म कर दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा ये आर्टिकल, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो अगर आपके पास अधिकार हैं भी तो भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके अधिकारों को अगर आप तो पालन करा नहीं पाएंगे ना, पालन तो एक तरीके से कोर्ट ही कराएगा। अगर ये आर्टिकल ख़त्म तो पूरा संविधान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिस बेस पे आप कोर्ट जाते हैं, अगर वो आर्टिकल नहीं रह गया तो संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये था कुछ प्रस्तावना के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और मुझे भी लगता है कि मैंने सफिशिएंट जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते थे उससे बन सकते हैं, वो बता भी दिए हैं। इसलिए आपको प्रियम्बल याद करनी होगी। आपको प्रियम्बल आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे आपको जो है काफ़ी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और आपको मैंने बताया कि जैसे याद भी होना चाहिए। और इस डेट को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, ठीक है। तो ऐसी डेटों को आप याद रखिए, इनके बारे में पढ़ा करिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ये हमें बहुत प्रेरणा देती हैं और इमोशनल भी करती हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।